इसराइल और अमेरिका मिल के ईरान को बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़े। सबसे बड़ा देश जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है वो तो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश। उस पर कभी आक्रमण करने को सोचेगा अमेरिका? इसराइल ने शुरू से, जब से इसराइल की स्थापना हुई है, इसराइल लगातार अपनी टेरिटरी को, अपने भूखंड को बढ़ाता रहा है, कब्जा करता रहा है दूसरे कमजोर देशों के ऊपर आक्रमण करके। मोदी जी का इस समय इसराइल जाना, वहां पर इसराइल के साथ हर परिस्थिति में खड़े होने का वादा करना, ये दिखाना दुनिया को कि हम कितने नजदीक हैं एक दूसरे के, ये सब बिल्कुल गलत दिशा में हमारी विदेश नीति को ले गया है। किसी एक देश को यह अधिकार नहीं बनता है कि दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे इस तरह। तो इसलिए इसराइल और अमेरिका बिल्कुल उन्होंने गलत काम किया है, और अब हम शांति की अपील करते हैं, तुरंत सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने ईरान बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता है, कोई भी देश नहीं टिक सकता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सूचना आ गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई मारे गए हैं और जो युद्ध है वो छिड़ा हुआ है। इस्राइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं और साथ में मिडिल ईस्ट निशाने पर आ गया है, डिस्टर्ब है, क्योंकि जो साथ है यूएस इस्राइल के, तो यूएस के जो बेस हैं, एयर बेसिस हैं, उनके जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, उसको चुन चुन के निशाना बनाया और एक बेहद बेहद घबराहट, बेहद एक पैनिक स्थिति है और इसके कारण बहुत कुछ डिस्टर्बेंस है। दुबई जो एयर बेस है उसे एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है, उड़ानें रद्द करना पड़ी है और दुनिया चिंतित है। ये जो जिस तरह की शुरुआत हुई है ये क्या रूप लेगा, क्योंकि जो ईरान का स्वरूप रहा है, हालांकि ईरान बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी वो जो ताकत है और उनके ये जो सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद उन्होंने कह दिया है कि अब हम सख्त जवाब देंगे। तो क्या जवाब होगा, इसे लेकर चिंताएं बनी हुई है। ये जो युद्ध है महायुद्ध में बदलेगा। दुनिया में जो अलग अलग तस्वीरें निकली, जो भारत का स्टैंड है, हमारे मुल्क का स्टैंड है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी की हाल ही में यात्रा रही है, ये युद्ध शुरू होने के ठीक पहले 3 दिन पहले वे पहुंचे हुए थे इस्राइल, उन्हें वहां सम्मानित किया गया और सब कुछ हुआ। तो जो पूरा दृश्य है ये सबसे ज्यादा हमारे मुल्क के लिए कितना चिंतित है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे हम एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। सबसे पहले उनको जोड़ता हूं। सबसे पहले जुड़ गए हमारे साथ हैं यशवंत सिन्हा साहब, देश के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और इस पूरे जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं शुरुआत सीधे करना चाहूंगा और भूमिका ना बांधते हुए यशवंत सर, ये जो अब आ गई ये सूचना कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई मारे गए हैं और जो चल रहा है सारा का सारा परिदृश्य और उसके बाद ये जो सब कुछ है, अब किस दिशा में दुनिया को बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं यशवंत सर? एक बहुत खतरनाक ये डेवलपमेंट हुआ है संजीव जी। जिस तरह खमेनेई को मौत के घाट उतारा गया है और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, कानून के खिलाफ है। पहली तो मैं बात ये कहूंगा, युद्ध में भी नियम, कानून, कायदे लागू होते हैं, आप जानते हैं, और उसके लिए एक वियना कन्वेंशन बना हुआ है, वियना कन्वेंशन ऑन वॉर, हाउ टू कंडक्ट वॉर, हाउ टू फाइट वॉर्स। उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आप नॉन कॉम्बैटेंट जो सिविलियंस हैं उनको आप नहीं मार सकते हैं। वॉर में भी आपका हक उतना ही बनता है कि जो आपके सामने हथियार लेके खड़ा है, आपका मुकाबला कर रहा है, आप पर आक्रमण कर रहा है, उसको आप मारिए तो ठीक है, लेकिन आप सिविलियंस को नहीं मार सकते हैं। तो खमेनेई जो हैं वो सिविलियन थे कि कॉम्बैटेंट थे? सिविलियन थे, और सिविलियन को इस तरह टारगेट करके मार देना इजराइल और अमेरिका के द्वारा एक नई परंपरा शुरू कर रहा है कि जैसे पहले युद्ध होता था कि महाभारत के जमाने में हम लोग पढ़ते थे कि उनका युद्ध उनके साथ हो गया और मामला तय हो गया। ऐसा तो नहीं है आज के दिन। तो ये
ये दकियानूसी नियमों को, जो नियम जो हैं वियना कन्वेंशन है उसके सीधे उल्लंघन में है, इस तरह ये लोग अपने युद्ध को आज कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये सर्वथा गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, भारत को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। अभी तक देखा है हमने, अब ये 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कल सुबह ही हो गया था उनको मारे जाने का पुष्टि खुद ट्रंप ने की। पहले हम ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे थे, फिर वहां का जो ईरान का जो ऑफिशियल उनका मीडिया है उसकी तरफ से जब आया तो हो गया कि ये हो गया। तो आप जो कह रहे हैं कि इनसे कैसे, ये तो सिर्फ ट्रंप की तो इस वक्त ये कि येन केन करंट दुनिया पे एक राज करने जैसी हालात है। तो क्या ये जो पूरा अभी जो दृश्य है महायुद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया? मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग। अब महायुद्ध हो या ना हो, ये तो आज के दिन हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दिशा गलत इसलिए हो गई है कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, उसकी एक सुरक्षा परिषद भी है, अमेरिका उसका सदस्य है। और इस तरह के जब इस तरह की परिस्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो ऐसे मामलों को सुरक्षा परिषद में ले जाया जाता है, वहां पर फैसला होता है, इसी के लिए वो बॉडी बनी है। अब इसमें क्या है पूरी बात कि ये ईरान पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ईरान जो है वो आतंकवादी देश था, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता था। सबसे बड़ा देश जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है वो तो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश। उस पर कभी आक्रमण करने को सोचेगा अमेरिका? नहीं सोचेगा। तो ये बिल्कुल हमको लगता है कि दोमुहा नीति अपना के जो चाहो वो करो। दूसरी बात कि ईरान के ऊपर आक्रमण करके पूर्व में ट्रंप ने खुद दावा किया, पिछले साल शायद उन्होंने आक्रमण किया था, और खुद ये दावा किया था कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये खुद दावा किया था ना। तो अब फिर वो बात करना कि न्यूक्लियर ये वेपन्स बना रहे हैं इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है, इसका क्या मतलब होता है? अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं एक पर्सनल बात कि विदेश मंत्री की हैसियत से मैं गया था तेहरान, और वहां के जो हेड ऑफ स्टेट थे रफसंजानी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, बल्कि वो भारत उसके पहले आए भी थे। और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझसे कहा कि वो मानते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि न्यूक्लियर हथियार शामिल है, वो बनाना अन इस्लामिक है। अच्छा, अब ईरान ये यूरेनियम इनरिचमेंट के कितने पहले है, युद्ध के लिए कर रहा है कि पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी एक है वियना में, उसको ना करना चाहिए कि ट्रंप बैठ के तय करेंगे कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक नया इंटरनेशनल डिसऑर्डर ट्रंप ने पैदा कर दिया है, जिसमें कोई कायदा कानून नियम लागू नहीं होता है। वही नियम लागू होता है जो ट्रंप कहते हैं, वही कानून है, वही लॉ है, और उनकी मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। और उनका सहयोगी बन गया है इसमें इजराइल। इजराइल का जो लीडर है इस समय, प्रधानमंत्री, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। बहुत सारे देशों में उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट है कि वो जाएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। और उस आदमी के साथ मिलके ट्रंप ये सब कुछ चला रहे हैं। उस पर मैं, आप वो सवाल पूछेंगे जब भारत के बारे में, तब मैं उस पर बोलूंगा। बिल्कुल लेकिन जी जी, मैं आऊंगा लेकिन आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि इजराइल ने गाजा में क्या किया आप और हम जानते हैं। 70,000 से ज्यादा लोगों को, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उनको मौत के घाट उतार दिया ना। इजराइल ने शुरू से, जब से इजराइल की स्थापना हुई है, इजराइल लगातार
अपनी टेरिटरी को, अपने भूखंड को बढ़ाता रहा है, कब्जा करता रहा है दूसरे कमजोर देशों के ऊपर आक्रमण करके। तो ठीक है, मित्र आप हैं, लेकिन गलत काम करेंगे तो मित्र की जिम्मेदारी बनती है ना, हम कहेंगे भाई ये गलत काम है, मत करो। कल जो सूचना ये आपने सिविलियंस की बात की, 85 छात्राएं और स्कूल पे बॉम्बिंग हुआ, वो मारी गई। ये विद्रूपता है, ये जो आप कह रहे हैं नियम और कायदे। इसमें इसमें जो जो मिडिल ईस्ट अब जो जिस तरीके से पूरी की पूरी तरीके से एक धुआं धुआं है, तो ये दुनिया के लिए क्या कुछ है। मिडिल ईस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सारा दुबई ठप पड़ा हुआ है, वहां हमले पोर्ट पे हो गए, सारी के सारा सारा बंद पड़ा हुआ है लगभग लगभग, और बड़ा पैनिक है। तो ये जो इसको बीच में ले लिया गया, और यूएस को उन्होंने कहा था, और कल जब हम देख रहे थे कि वहां के जो शासक है वो कह रहे थे कि हम इसका जवाब देंगे। तो अब ये जो मिडिल ईस्ट है, तो हम कहाँ एशिया में किस तरीके का सीन देख रहे हैं आप आगे? बहुत खतरनाक। और मैं आपको बताऊं कि जहां तक भारत का सवाल है, तो हमारे लगभग 1 करोड़ प्रवासी इन इलाकों में रहते हैं जी। मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में। 1 करोड़ लोग वहां जाके नौकरी पेशा और ये वो करते हैं, और वो पूरा क्षेत्र न केवल अशांत हो गया, बल्कि वहां हिंसा हो रही है, मिसाइल्स चल रही हैं, तो सारे लोग असुरक्षित हो गए ना, सारे लोग ही असुरक्षित हो गए। और मैं मानता हूं कि इसका हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मुझे याद पड़ता है कि 1991 में जब मैं कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्री बना था चंद्रशेखर जी की सरकार में, तो उस समय इराक और कुवैत का युद्ध हो गया था, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास उतना नहीं था जितना आज के दिन है, तो हम कितने संकट में फंसे थे, और हमको तो सोना गिरवी रखना पड़ा था देश का, इसके लिए कि भाई हमारा खर्चा चल जाए किसी तरह। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि हम कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने गए कल के बाद, और हमको वही कच्चा तेल देश में लाना पड़े, तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि हम कहाँ खड़े हैं आज के दिन, भारत कहाँ खड़ा है इस पूरे मसले में। यस यस। नहीं, हमारे अब तक कोई खुलकर नहीं आई है, हमारा जो आना चाहिए। और अभी इस पे भी हो रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे हाल ही में इसराइल का दौरा करके आए हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल पहले भी उठे थे, अब तो और ज्यादा है। और हम अभी न्यूट्रल जैसी स्थिति बता रहे हैं कि ना हम उनके साथ हैं ना इनके साथ हैं। और ताल्लुकात की बात करें तो हमारा ईरान से पुराना हमारा एक मित्र देश हमारा कहलाता रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कितना नुकसान पहुंचाने वाली हैं, जब आप इस मोर्चे पे देखते हैं। तो आपने एक तो कहा ही कहाँ खड़े हो जाएंगे हम जाके। बहुत आपने मोदी जी के इजराइल विजिट के बारे में बात की। युद्ध शुरू होने के 3 दिन पहले वो इजराइल गए, इजराइल में थे जी। इजराइल के साथ भारत सॉलिडली खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, यह वहां घोषणा करके आए। अब उनके परम मित्र जो नेतन्याहू जी हैं, उन्होंने क्या उनको बताया कि भाई हम युद्ध करने जा रहे हैं 3 दिनों के बाद, जंग छिड़ने वाली है। परम मित्र है ना, तो परम मित्र को तो अपने परम मित्र को कॉन्फिडेंस मिले के बताना चाहिए था ना कि भाई युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं बताया उन्होंने, तो किस बात के परम मित्र और किस बात के विश्व गुरु। दूसरी बात कि अगर उन्होंने बताई कि ये हो सकता है, तो मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। मोदी ने क्या कहा, युद्ध करो, क्या कहा मोदी जी ने। तो हर दृष्टिकोण से मोदी जी का इस समय इजराइल जाना, वहां पर इजराइल के साथ हर परिस्थिति में खड़े होने का वादा करना, ये दिखाना दुनिया को कि हम कितने नजदीक हैं एक दूसरे के, ये सब बिल्कुल गलत दिशा में हमारी विदेश नीति को ले गया है। अभी जो स्टेटमेंट आया है भारत सरकार की तरफ से, वो मैं मानता हूं कि बिल्कुल लचर स्टेटमेंट है। और इन्होंने मार दिया खेमेनी को, तो उसके बारे में हमने क्या किया, कंडेम किया उसको। दुनिया के कई देश हैं जिसमें कि अमेरिका के खास मित्र देश हैं यूरोप के, उन्होंने किया। क्या हमने कहा इस बात को कि
हमें इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके इस पूरे मसले को ले जाना चाहिए? क्या हमने कहा कि इजराइल और अमेरिका का एक छत्र राज्य नहीं चलेगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में? हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। कहां हम ले गए विदेश नीति को? मोदी जी गए इजराइल, पैलेस्टाइन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। जो हमारी परंपरागत नीति थी कि दोनों के बीच में हम बैलेंस बना के चलेंगे, उसका क्या हुआ? और मोदी जी को यह अधिकार नहीं है कि 70-80 साल से जो हमारी नीति चल रही है उसको वो आके बदल दें। उनका मैंडेट जो है, प्रधानमंत्री जरूर हुआ है देश के, लेकिन मैंडेट ये नहीं है कि 70-80 साल की जो नीति है विदेश नीति, उसको बदल दें। और हमारे विदेश नीति के आप जानते हैं इस बात को संजीव जी, कि खासियत ये रही है कि बराबर इसके पीछे हमारा राष्ट्रीय सहमति रही है एक आधार के रूप में। और कोई भी सरकार हो, हम उसको विपक्ष को बराबर विश्वास में लेकर चले हैं। इस समय विश्वास में लिया उन्होंने, तो ये क्या कर क्या रहे हैं मोदी जी? इसके पीछे मजबूरियां क्या देखते हैं? क्या वो फिर हम पीछे लौट जाएं? वो फाइल है, वो कहीं कोई इसमें मजबूरियां हैं? क्या है इसमें? कुछ तो कुछ मजबूरी है, कुछ ना कुछ मजबूरी तो है ना, कि ये जाके बैठ गए हैं इजराइल और अमेरिका के खेमे में। इस तरह जाके बैठ गए हैं जैसे कि पता नहीं कितने पुराने मित्र ये लोग हैं, जबकि अमेरिका हर मौके पर ट्रंप इनको अपमानित कर रहा है। ट्रंप क्या मित्रता दिखा रहा है? बेड़ियों में जकड़ कर उसने हमारे लोगों को वापस भेज दिया हवाई जहाज में, वो मित्रता दिखा रहा था? या बार बार ये कह रहा है 70-80 बार कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, वो मित्रता का भाव दिखा रहा है? या मोदी जी के साथ जैसे उसने व्यवहार किया जब ये भागे भागे वॉशिंगटन गए थे उसके राष्ट्रपति बनने के बाद, वो व्यवहार किया? जिस तरह उसने ब्रिक्स देशों के बारे में अपना ख्याल रखा, वो मित्रता का भाव था। तो हम क्यों झुकते जा रहे हैं अमेरिका के सामने? हमारी विदेश नीति की संजीव जी एक शुरू से एक बहुत खास बात यह रही है कि भारत ने बराबर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास किया है, अपने लिए और दूसरे देशों के लिए। जी, उसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी विदेश नीति खुद चलाएंगे, अपने कंसिडरेशंस पर चलाएंगे, और तुम्हारे जो भी भाव हो, जो भी विचार हो, वो हमारी इस स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मेरी विदेश नीति बराबर स्वतंत्र विदेश नीति होगी। बिल्कुल। अब देखिए, इस पूरे मामले में ये निकल कर आ रहा है कि जो शियाज है वो उतर आए हैं, हमारे मुल्क में भी है, देश में आप तस्वीरें निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये कितना हमारे मुल्क के लिए, भारत के लिए कितना कठिनाई, जटिलता भरा होने वाला, कैसे संभलेगा मामला? कुछ आप क्या इसमें एज ए पूर्व विदेश मंत्री, और क्या नीति भी होनी चाहिए हमारी, क्या आप पाते हैं? देखिए, मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आज जो हमारी विदेश नीति है वो हमारी जो देश के भीतर की नीति है, डोमेस्टिक पॉलिसी है, उसी का मात्र एक एक्सटेंशन बन के रह गया है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है? हिंदू मुसलमान करो, देश को का बंटवारा करो, वोट बैंक डेवलप करो, जीतो चुनाव। यही एकमात्र उद्देश्य रह गया है इस सरकार का और इस पार्टी का। अब इसी को आप ले जाइए विदेश नीति में। इजराइल के साथ हम सब कुछ उसके गुनाहों को भूल के क्यों खड़े नजर आए हाल के दिनों में जब मोदी जी वहां गए थे? हम क्यों भूल गए कि उसने कितना जुल्म किया है? जी, क्यों भूल गए इस बात को? क्यों पैलेस्टाइन को भूल गए? तो ये सब क्या दिखाता है? इसलिए हम भूल गए क्योंकि वहां भी हम हिंदू मुसलमान या जू और मुसलमान करना चाहते थे, यहूदी और मुसलमान। इजराइल हमारा दोस्त इसलिए है क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है और हम भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका ये जो एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है,
इनटू फॉरेन पॉलिसी, ये बड़ा खतरनाक है। सर इसमें ये लगाया जा रहा है बार बार अंदाज है कि ये बहुत देर तक दूर तक टिक नहीं पाएगा ईरान। हमें ध्यान है यूक्रेन और जब रूस का युद्ध शुरू हुआ तो तब ऐसे ही कुछ एक जनरल वो आए थे, विचार आए थे। अभी क्या आप इसमें कैसे देखते हैं ये जो नहीं टिक पाएगा? वेट एंड वॉच है यूएस की ओर से, वेट एंड वॉच है। इसराइल तो कर ही रहा है, धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं और बहुत अब जो आ रहा है कि आम जन बहुत उसमें प्रभावित हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, निकल रहा है चीजें। तो इसमें क्या देखते हैं आपकी ईरान को लेकर? ये क्या कुछ ये सोच कि बहुत नहीं टिक पाएगा, ये वैसे ही कुछ सिद्ध होगा? नहीं, ईरान कैसे टिक पाएगा? ईरान एक बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, उसके पास हथियार भी हैं, कुछ ना कुछ उसको युद्ध की तैयारी, वो जानता था कि युद्ध होने वाला है। लेकिन अमेरिका के सामने कैसे टिक पाएगा? इजराइल के सामने कैसे टिक पाएगा? तो इसलिए उसको 4 दिन चले, 5 दिन चले, 10 दिन चले, लेकिन ये लोग इजराइल और अमेरिका मिल के ईरान को बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ये सबसे खतरनाक डेवलपमेंट होने वाला है। और एक जो बैलेंस था उस रीजन में ईरान के चलते, ईरान एकमात्र ऐसा देश है उस पूरे क्षेत्र में जहां पर कि अमेरिकन मिलिट्री बेसेस नहीं है। बाकी सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, अबू धाबी में है, यहाँ है, वहां है, सब जगह अमेरिकन बेसेस हैं। लेकिन ईरान के निशाने बड़े सटीक रहे, नहीं समझ पाए आप जिस तरीके से उन्होंने एयर बेसिस को टारगेट किया है। हाँ, टारगेट किया है, तो क्या ये करेंगे उसके पास बेचारे। जी उनकी लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ईरान एक बड़ा और शक्तिशाली देश होने के बाद भी उसके बाद इतनी शक्ति होगी कि वो ईरान को बहुत दिनों तक बचा के रख पाएगा। आपने यूक्रेन का जिक्र किया, यूक्रेन के पीछे छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन पूरी वेस्टर्न जितने वेस्टर्न मुल्क हैं वो सब लगे हुए हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह वो रूस के खिलाफ लड़ने को में ये हो रहा है। लेकिन ईरान उस स्थिति में नहीं है, इसलिए ईरान के सामने बर्बादी के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। तो रूस और चीन की जो जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई उसको कैसे हम लोग देख ले सकते हैं? जो उसने कहीं यूएस को कंडम किया है, उन्होंने खुलकर किया है, वो क्या केवल बोलने तक सीमित है मामला, ऐसा देखा जाए, माना जाए? नहीं, हमको लगता है कि रूस और चीन ने उनको पहले हथियार दिए होंगे, लेकिन अब जिस तरह का एम्बार्गो लग गया है हवाई जहाज एयर रूट्स पर, जहाजों पर, चारों तरफ से घेर लिया है ना अमेरिका ने और इजराइल ने, तो अब तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है वहां पर। तो अब अगर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, हथियार की जरूरत पड़ेगी, तो रूस और चाइना भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, उन्होंने कहा था ईरान का, कल हम जब बयान देख रहे थे, उन्होंने कहा था अभी तो हमने कबाड़ मिसाइलें दागी हैं, ये निकला था उनकी ओर से। हाँ। उन्होंने कहा था कि हमारे पास, उनके पास फतेह भी है, सुपरसोनिक भी है, मिसाइलें हैं। तो ये चीजें अभी क्या, भले ही 4 दिन 6 दिन, तो ये इसके कैसी तबाही, क्या कुछ हम संभावित देखते, खासकर मिडिल ईस्ट भी है और बाकी तो है ही, वो क्या कुछ, क्योंकि मरता क्या ना करता, या हम तो मरेंगे आपको ही मारेंगे, वो क्या सीन हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो सीन होगा ही, वो सीन ही होगा। और ईरान जो है वो जितना उसका बारूद का खजाना है, मिसाइल्स का स्टॉक है, वो सब यूज करेगा और सब अमेरिकन बेसेस जितनी हैं वहां पर आसपास उनके ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी ना, कब तक करेगा? जी जी जी। अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने ईरान बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता है, कोई भी देश नहीं टिक सकता, हम भी नहीं टिक सकते। बिल्कुल। तो अभी अभी ये जो तेल की लड़ाई है, और खासकर उसके पास, ईरान के पास में भी है वो जो एक उसके पास पैसेज है, वो यदि वहां कहीं ब्लॉक करे तो फिर क्या दृश्य बनेगा दुनिया में? बहुत सारे मुल्क आधारित हैं उस पैसेज पर पूरे के पूरे। तो वो तो बहुत, हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, उसको तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जी। ईरान ने कहा है कि भाई ये नहीं खुला है और कोई जहाज उधर से नहीं जा सकता है, तो इसलिए अब उधर से तेल की सप्लाई नहीं होगी। वही मैं कह रहा था आपसे कि कल जब मार्केट्स खुलेंगे तब किस तरह कच्चे तेल का भाव भागेगा, कहाँ भाग के जाएगा, कहना मुश्किल है। और सप्लाई भी मुश्किल हो जाएगी, केवल कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि सप्लाई भी मुश्किल हो जाएगी।
तो मैं भारत के संदर्भ में अंतिम सवाल आपसे करूं कि भारत के लिए अभी आने वाले दिनों में कितने संकट गहरा सकते हैं, क्या आप एक देख रहे हैं? और दूसरी चीज इसमें यह भी है कि हम क्यों खामोश बैठे, हम किस चीज के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए, हम अपना स्टैंड, हमने तटस्थता अपना ली कि नाम इनके साथ है ईरान के, नाम इसराइल के साथ इस मुद्दे पर, वो कह रहे शांति बनाए रखी। तो ये जो ये है हालात, ये क्या हमारे लिए ठीक है, उचित है? अंतिम सवाल। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं शांति बनाए रखिए। किससे कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो? ईरान से कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल से कह रहे हैं? हमको सीधे कहना चाहिए कि ईरान के ऊपर जो आक्रमण हुआ है वो सर्वथा गलत है। अगर किसी देश को कोई तकलीफ थी ईरान के बारे में तो उस मामले को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के पास ले जाना था। किसी एक देश को यह अधिकार नहीं बनता है कि दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते इस तरह। तो इसलिए इजराइल और अमेरिका बिल्कुल उन्होंने गलत काम किया है और अब हम शांति की अपील करते हैं, तुरंत सीज फायर होना चाहिए और ये जो युद्ध शुरू हुआ है उसका अंत होना चाहिए। इस तरह का कड़ा बयान भारत की तरफ से आना चाहिए। वो तो विदेश मंत्री फिर बोले, प्रधानमंत्री की तरफ से तो कुछ आया नहीं, उनकी तरफ से तो कोई वो व्यक्त करते ही नहीं है। वो तो मन की बात में हो तो शायद वो भी पूरा महीना बचा है, कब कहेंगे क्या कहेंगे उम्मीद नहीं है। चिंता बहुत गहरी है और हम मिडिल ईस्ट जो देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तो बेहद बेहद है और ये सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ तो फिर बहुत कुछ डिस्टर्बेंस होगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमारे दर्शकों को जो स्थिति है उसको लेकर जो बहुत एक अभी की तात्कालिक बताई, फिर मैं आगे कभी कुछ होता है तो पुनः आपको एक बार तकलीफ दूंगा, लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया, आभार, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद संजय, बहुत धन्यवाद। मतलब सुन रहे थे देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब को, वो बता रहे थे कि कहाँ क्या चूक है, कहाँ दिक्कतें हैं और कहाँ ये अभी जो हमारा स्टैंड रहा है वो, और जो तस्वीर आ रही है सामने वो भयावह, अति भयावह होगी, ऐसा उन्होंने बता दिया। आने वाले दिन संकट भरे होंगे और कल जब बाजार खुलेगा तो बहुत कुछ उससे तस्वीर निकलने की शुरुआत हो जाएगी। इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइए, हमारे उस्ताद देखिए उसमें आपकी अपनी क्या राय है। जो ये ट्रंप का जो पागलपन है, जो इसराइल के शासक जिस तरीके से पेश आए हैं और जो कहा यशवंत सिन्हा साहब ने कि ये युद्ध की सारी जो एक रीति नीति, जो उसके नियम कायदे हैं, सबको भुलाकर सिर्फ और सिर्फ सनक टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो जरूर जैसा मैंने कहा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर दबाइए, हमारी उस्ताद होगी प्यार से बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।